से 31 साल पहले सगे भाइयों के हत्याकांड के मामले में पूर्व बीएसपी विधायक छोटे सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दिया। हत्याकांड में दोषी होने के बाद पूर्व बीएसपी छोटे सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट के आसपास भारी सुरक्षा थी। साल 1994 में डबल मर्डर हुआ था। इस मामले में पुलिस ने पूर्व बीएसपी विधायक छोटे सिंह को भी नामजद कर चार्जशीट में कोर्ट में पेश किया। 2007 में बीएसपी के टिकट पर छोटे सिंह कालपी विधानसभा सीट से विधायक थे। तो पूर्व बीएसपी विधायक को उम्र कैद की सजा हुई है। छोटे सिंह चौहान को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 1994 में डबल मर्डर किया था। चुनावी रंजिश में यह हत्या की गई थी। पूर्व विधायक को उम्र कैद की सजा हुई है। राजकुमार और जगदीश की हत्या हुई थी। बसपा के पूर्व विधायक को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। छोटे सिंह चौहान उम्र कैद की सजा, डबल मर्डर साबित हुआ। चुनावी रंजिश में 2 लोगों की हत्या की गई थी। 1994 में राजकुमार और जगदीश की मौत हुई थी। बीएसपी के पूर्व विधायक को इस मामले में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 31 साल पहले सगे भाइयों के हत्याकांड के मामले में पूर्व बसपा विधायक छोटे सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दिया और दोषी होने के बाद पूर्व बीएसपी छोटे सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट के आसपास भारी सुरक्षा थी। साल 1994 में डबल मर्डर हुआ था। इस मामले में पुलिस में पूर्व बीएसपी विधायक छोटे सिंह को भी नामजद करके चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। 2007 में बसपा के टिकट पर छोटे सिंह कालपी विधानसभा सीट से विधायक थे। पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर राज्यपाल और सीएम योगी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। काशी में शहरवासियों ने पीएम मोदी के काफिले पर फूल बरसाए। काशी में मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद हैं। पीएम मोदी ने मॉरिशस के पीएम से मुलाकात की है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी ने कहा, हमारी संस्कृति और संस्कार सदियों पहले भारत से मॉरिशस पहुंचे और वहां के जीवन धारा में रच बस गए। आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसीलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। काशी भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक रही है। हमारी संस्कृति और संस्कार सदियों पहले भारत से मॉरिशस पहुंचे और वहां की जीवन धारा में रच बस गए। काशी में मां गंगा के अविरल प्रवाह की तरह भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह मॉरिशस को समृद्ध करता रहा है। और आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। वाराणसी में भारत मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय वार्ता की सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने सराहना की। कहा, बनारस और भोजपुरी समाज के लिए गर्व का क्षण है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी हमारे भोजपुरी समाज के मूल से आते हैं और दूसरा बनारस में उनसे वार्ता करना जो भोजपुरिया समाज का केंद्र है, तो ये बनारस के लिए बहुत अच्छी और गर्व की बात है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद पीएम जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पर ही आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे और फिर पीएम मोदी प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे और उसके बाद शाम 6:45 बजे एयरपोर्ट पर ही समीक्षा बैठक करेंगे।
प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और मुख्यमंत्री धामी तैयारियों को देखने के लिए कल जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे और व्यवस्थाओं को देखा, जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है और यही कारण है कि आपदा के मुश्किल हालात में भी पीएम का साथ उत्तराखंड को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम के आने से राहत कार्यों को बल मिलेगा, प्रभावितों का मनोबल बढ़ेगा। मंत्री जी आ रहे हैं, उत्तराखंड की जनता और जो पीड़ित लोग हैं उनको भी वो मिलेंगे, अधिकारियों के साथ भी वो बैठेंगे और जो स्थानीय हमारे नेता हैं उनसे भी वो फीडबैक लेंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से पंजाब और कश्मीर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी सहायता उनको दी है, जो प्रारंभिक तौर पर दिया है, इसी तरह से उत्तराखंड को भी पूरा उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पीएम मोदी आपदा के दर्द को अच्छी तरह समझते हैं और पीएम ने केदार आपदा के बाद से भी मदद की और इस बार भी वो उत्तराखंड की ही मदद करेंगे। उधर सीएम योगी के गुरु महंत अवैधनाथ की 11वीं पुण्यतिथि भी है और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम योगी ने अपने गुरु महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया और कहा कि महंत अवैधनाथ ने हमेशा समाज के लिए काम किया। सनातन धर्मावलंबी हैं तो रामायण में सनातन की जो परिभाषा कही गई है, वह जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और मैनाक पर्वत उन्हें विश्राम करने के लिए अपने को समुद्र से ऊपर उठा करके खड़ा होता है कि आप इतनी लंबी छलांग लगा रहे हैं, एक अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, कुछ देर विश्राम करिए। तो उस समय जो संवाद होता है तब सनातन धर्म की जो परिभाषा सामने आती है, तो एक ही बात कहते हैं कि कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। यानी अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है, किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है, उसके प्रति किए जाने वाले किसी भी प्रकार की कृतज्ञता, यही वास्तव में सनातन धर्म का पहला संस्कार है। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू का नाम हरिगढ़ यूनिवर्सिटी रखने की मांग की। रघुराज सिंह ने कहा कि भारत की जमीन पर यह विश्वविद्यालय खड़ा है और यहां हिंदुस्तान का पैसा खर्च हो रहा है, फिर क्यों यहां पर मूल निवासी और सामान्य छात्र वंचित रह जाते हैं। इसको तो हिंदू यूनिवर्सिटी होना चाहिए और मुस्लिम यूनिवर्सिटी शब्द तो सर सैयद ने भी नहीं लिखा था। सर सैयद साहब ने भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम दिया था, लेकिन इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दी। इसको हरिगढ़ यूनिवर्सिटी होना चाहिए, जिससे और रिजर्वेशन इसमें लागू होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के लिए भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, बैकवर्ड क्लास के लिए भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, क्योंकि केवल 50% मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन और 25% इंटरनल मुसलमानों के लिए 75% हो गया, 15% विदेशी मुसलमानों के लिए, 90% और 10% में हिंदुस्तान के लोग पढ़ते हैं। हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान की बिल्डिंग, अलीगढ़ की ज़मीन जायदाद, और अलीगढ़ के लोग नहीं पढ़ सकते। इसलिए मेरा मानना है, आपके माध्यम से यही कहूँगा, इसको हरिगढ़ यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए। और खबर रायबरेली से, राहुल गांधी की बैठक का बहिष्कार किया गया है। विधायक मनोज पांडे ने बैठक का बहिष्कार किया। राहुल की अध्यक्षता में दिशा की बैठक चल रही थी। बैठक को छोड़कर बाहर निकल गए मनोज पांडे। राहुल गांधी के मन से पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने के विरोध में उन्होंने बहिष्कार किया। कांग्रेस के मंच से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई। मैंने ये एक लिखित प्रस्ताव अध्यक्ष जी को और बैठक में बैठे सभी लोगों को दिया कि जिन लोगों ने भी भारत के प्रधानमंत्री की मां को न केवल बल्कि पूरी देश की मां को
और मां शब्द को अपमानित और कलंकित करने का काम किया है, इसकी निंदा पहले इस बैठक में की जाए। भारत के संस्कारों में, भारत के इतिहास में मां का एक बहुत अहम रोल रहा है। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम अपने पिता आजम खान से सीतापुर जेल पहुंचकर मुलाकात करी और जेल मैनुअल को मुलाकात के लिए पर्ची लगाई। डूंगरपुर मामले में आजम खान को जमानत मिली है और उसके बाद अब्दुल्ला आजम उनसे मिलने पहुंचे। डूंगरपुर केस में आजम को जमानत मिली और जिसके बाद अब्दुल्ला आजम उनसे मिलने पहुंचे। मैं वैसे भी मिलने आता हूँ, काफ़ी वक्त हो गया था आए हुए। सेहत भी आपको मालूम है कि बहुत अच्छी नहीं है उनकी, सिर्फ इसीलिए बस एक मिलने आया हूँ। अपने वालिद से एक बेटा मिलने आया है, बस इतना समझ लीजिए। नहीं, अदालत का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने चीज़ों को देखा और उस पर न्याय दिया। आजम खान और परिवार के बीच में महज एक मुकदमा बाकी हुआ है, क्या उम्मीद है कि कितनी जल्दी वो? नहीं, हम तो न्यायालय पे भरोसा है और उम्मीद है, उसका ऑर्डर रिजर्व है, जल्दी ऑर्डर आएगा। कुशीनगर में किसानों की याद में शहीद दिवस का आयोजन किया गया। रामकोला चीनी मिल परिसर में गन्ना मूल्य को लेकर 1992 में आंदोलन हुआ, जिसमें पुलिस की गोली से 2 किसानों की जान चली गई। सपा नेता और पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में करहल से विधायक तेज प्रताप यादव और आप नेता और शिक्षक अवध ओझा शामिल हुए। शहीद दिवस कार्यक्रम में पहुंचे तेज प्रताप यादव और अवध ओझा का सपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और कार्यक्रम के दौरान आंदोलन में शहीद मियां और पड़ोही हरिजन के परिवार वालों को भी सम्मानित किया गया। ये बात किसी छुपी हुई नहीं है, तमाम किसानों का करोड़ों करोड़ रुपया भी बकाया है, दाम बन नहीं रहे करने के, और सरकार से जब भी आप सवाल पूछेंगे वो सीधा जवाब उनका होगा कि सारा बकाया नहीं जमा करेंगे। यहाँ तक कि विधानसभा में भी उनके मंत्री झूठ बोलते नजर आएगा। और अभी विधानसभा सत्र चला, एक प्रश्न किया हमारे साथी ने, तो उन्होंने कह दिया कोई बकाया नहीं, जबकि ये बात हर कोई जानता है कि करोड़ों रुपये हर चीज़ों को बकाया है, सरकार पैसा देने का भी और पैसा बढ़ा भी नहीं। इसलिए किसानों के साथ लगातार जुड़ने का काम सरकार ने किया, आगे भी कर रही है और हम लोग लगातार इस बात को उठाते रहेंगे जब तक सरकार जो है पूरा बकाया किसानों को नहीं देगी तो हम लोग बात उठाते रहेंगे। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं, हम जल्द बड़ा खुलासा करने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। नेपाल बांग्लादेश हिंसा के बहाने बीजेपी ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। यूपी सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता रघुराज सिंह ने राहुल अखिलेश को देश विरोधी बयान देने वाला बताते हुए कहा कि जनता इनका भी नेपाल की तरह बहिष्कार करेगी। मानसिकता के लोग, जैसे राहुल हिंदुस्तान के विरोध में हमेशा बयान देते हैं, श्रीमान अखिलेश जी हिंदुस्तान के विरोध में बयान देते हैं, ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाएगी जनता कि आने वाले समय में ये कहीं दिखेंगे नहीं, ढूंढने से भी दिखेंगे नहीं और कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश सपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनेगा। ऐसी स्थिति बनती जा रही है। क्यों कि आस पड़ोस जितने भी हिंदुस्तान के, उन्होंने नौजवानों ने इतना बड़ा काम किया है, इनके साथ भी वही स्थिति होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज जन्मदिन है। गृह मंत्री अमित शाह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक आदरणीय श्री मोहन भागवत जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संघ के प्रचारक से लेकर आदरणीय सर संचालक तक भागवत जी ने आरएसएस के माध्यम से समाज सेवा, युवाओं के चरित्र निर्माण का अविस्मरणीय कार्य किया और आपातकाल के मुश्किल दिनों में
संघ को लोकतंत्र की रक्षा का प्रतीक बनाने में अहम भूमिका निभाई और युवाओं को संगठित करके राष्ट्र प्रथम को जीवन का संकल्प बनाने के लिए प्रेरित किया। ईश्वर से उनके उत्तम आयु और स्वास्थ्य की दीर्घायु कामना करता हूं। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज जन्मदिन है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उनको जन्मदिन की बधाई दी है और इसे लेकर एक्स पर पोस्ट लिखा है। सीएम योगी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को जन्मदिन की बधाई दी। कहा, मां भारती के अनन्य उपासक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सर संघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना का जीवन संदेश है। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और समरसता के लिए समर्पित अगणित युवक युवतियों के वे प्रेरणा स्तंभ हैं। भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान हेतु उनका प्रयास अनुकरणीय है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि श्रद्धेय भागवत जी को उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की प्राप्ति हो। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने नेपाल में हिंसा पर कहा कि नेपाल में जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। वीरेंद्र विक्रम शाह की हत्या का पाप नेपाल को खा रहा है। हम चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी मुल्क खुशहाल रहे। वीरेंद्र विक्रम शाह की जिस समय हत्या हुई जी, वही पाप नेपाल को खा रहा है। अच्छा। और नेपाल समझ नहीं पा रहा है। कभी अमेरिका के हाथ बिक जाता है, कभी चीन के हाथ बिक जाता है। भारत जबकि कितना करता है नेपाल के लिए, फिर भी भारत के प्रति उसका आकर्षण नहीं है। फिर भी हमारा पड़ोसी देश है जी, हम चाहेंगे कि नेपाल सुख से रहे और फिर हिंदू राष्ट्र बन जाए। बीएसपी प्रमुख मायावती 9 अक्टूबर को कांशीराम स्मारक जाकर लंबे वक्त के बाद सार्वजनिक मंच से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों के लिए यही उनकी तैयारी का पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि बसपा यूपी में कमबैक प्लान कर रही है और कांशीराम की पुण्यतिथि पर शक्ति प्रदर्शन के जरिए मायावती बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। क्या है मायावती की रणनीति, इस रिपोर्ट से समझिए। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को बीएसपी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर तैयारी में जुट गई है। इसके लिए जिला और मंडल स्तर पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति के साथ ही गांव-गांव जाकर बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पार्टी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे घर घर जाकर बहुजन समाज को पार्टी से जोड़ें। मायावती को अगर 2027 की तैयारी करनी है तो उन्हें काशीराम की पुण्यतिथि से ज़्यादा अच्छी कोई और तारीख उनके लिए नहीं हो सकती है। अगर एक बड़ा जमावड़ा वो करते हैं जैसा पिछले सालों में वो किया करती थी, तो एक निश्चित तौर पे मैसेज जाएगा, खास तौर पे जो बसपा के पुराने वो वोटर हैं उनमें, और जो उनका अपना वोट बैंक है उसमें भी। और अगर उनका वोट बैंक वापस आता है तो बाकी वोटर जो छिटक गए थे वो भी पार्टी के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बसपा के लिए। और साथ में उत्तर प्रदेश की राजनीति, जिसमें दलित राजनीति सबसे ज़्यादा इस बात पे फोकस करती है कि बसपा की पॉलिसी क्या है, बसपा किस तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। 2012 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर होने के बाद मायावती ने ज्यादातर राजनीतिक गतिविधियों को अपने बंगले तक ही सीमित कर लिया था। यही वजह थी कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटने लगा और पार्टी लगातार चुनाव दर चुनाव कमजोर होती गई। बसपा 2007 में 30% वोट से घटते घटते 2022 विधानसभा में 12.9% पर आ गई। लगातार आई इस गिरावट ने बीएसपी के कार्यकर्ताओं को निराश कर दिया। लौटा हुआ पानी और बिछड़े हुए लोग जल्दी वापस नहीं आते। मायावती जी की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता भुला चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब चार दीवारी के अंदर की राजनीति का दौर खत्म हो चुका है। जनता के साथ 24 घंटे चलने वाली और काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद बना हुआ है। मायावती जी के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा खत्म हो चुका है। अब 9 अक्टूबर के कार्यक्रम की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये आयोजन कांशीराम स्मारक में हो रहा है, जिसे मायावती ने 2007 में सत्ता में आने के बाद बनवाया था। यह स्मारक बीएसपी कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रतीक और प्रेरणा स्थल माना जाता है। इसलिए मायावती ने इसी जगह से चुनावी तैयारियों की शुरुआत करने का फैसला लिया है। यह
2027 के लिहाज से पहला बड़ा कदम बसपा सुप्रीमो का ऐसा होगा जिसमें वो सार्वजनिक मंच से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी और विपक्षी पार्टियों को चुनौती देंगी। यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना कमबैक प्लान तैयार कर लिया है और वो उस पर आगे बढ़ रही हैं। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।